हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ को पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट पढ़ा था, मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा था। अब उस गॉस लॉ को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। अब सवाल ये आता है कि ये लाइन ऑफ चार्ज क्या होता है। सिंपल आप सोचिए कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर है। ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबा तार है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। लेकिन क्या इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर बन रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस वायर को या उस बॉडी को या जिस भी बॉडी के कारण निकाल रहे हैं उसको तो चार्ज होना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए पहले इसको चार्ज दे देते हैं कुछ, राइट। इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस वायर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, सभी डायरेक्शंस में निकलेंगे, करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। अब सोचो कि ठीक है, ये तो सही है, लेकिन हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो एक चीज और पढ़े थे कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि नेट फ्लक्स जो होगा इधर भी जाएगा, नेट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब तरफ निकलेगा। तो नेट फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो गॉस लॉ को अगर हमको यहां अप्लाई करना है तो सर्फ जो चार्ज ये वायर है या स्ट्रेट वायर है या लाइन है, इसको तो पहले क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ओपन है, इस तरह से खुला हुआ है, तब तो गॉस लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करने के लिए इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। कौन सा गॉसियन सरफेस हम लोग कंसिडर करेंगे? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर कंसिडर होगा, ठीक है। एक कैसा सरफेस कंसिडर होगा? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर कंसिडर होगा, सिलेंडर बनेगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सिलेंडर बनेगा एक। आप दूसरे कलर से इसको बना देते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा, हो सकता है एक सिलेंडर बनेगा, करेक्ट। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। ये सरफेस इमेजिनरी होता है, इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन ऑफ चार्ज के कारण मान लेते हैं कि अगर ये एक पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर अगर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने सरफेस है? सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और ये कर्व्ड सरफेस, दैट इज सरफेस नंबर 3। जैसे कि आप यहां पे एक सिलेंडर अगर कंसिडर करते हैं, एक सिलेंडर हम बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर हो गया, तो कितने सरफेस है? एक सरफेस ये वाला, ओके, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये और ये कर्व्ड सरफेस, 3 सरफेसेस हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों पे छोटा छोटा सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। जैसे इस पर अगर एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं DS1 एरिया वेक्टर, ठीक है, DS1। यहां पर भी एक छोटा सा कंसिडर करेंगे, है ना, वो हो जाएगा DS2। और यहां भी एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, वो हो जाएगा DS3, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो गिवन सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा और इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को येलो से हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस ऐसे जा रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं।
तो अगर यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, करेक्ट। सो अगर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि नेट फ्लक्स या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। और ये जो वायर था, इस वायर को हम लोगों ने क्या लिया था, ये वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग था, ठीक है। वायर कैसा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग था, ठीक है। हम लोगों ने पूरा वायर को नहीं लिया, वायर के एक पार्ट को कंसिडर किया जिसका लेंथ हम लोग एल ले रहे हैं, मान लेते हैं इसका लेंथ, ये वाला लेंथ जो है दैट इज एल, ये लेंथ कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है, ये लेंथ हो गया एल। तो अब अगर हम लोग इसमें लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। सो और ds1 और ds2 के लिए डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा बच्चों, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमारा किसके लिए आएगा, ds3 के लिए आएगा। तो E यहां पर ds3 लिख दीजिए, E ds3 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, ds3 बच जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि E ds3 cos 0 डिग्री होगा, बिकॉज यहां पर एंगल 0 बन रहा है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब अगर हम लोग ds3 निकालें तो क्या निकलेगा, ये जो सरफेस है ये इसके कर्व्ड सरफेस पे था, तो ds3 क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 पाई l। अब मान लेते हैं ये सरफेस यहां से x डिस्टेंस दूर पर है, सो इट इज 2 पाई lx इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो E का वैल्यू कितना आ जाएगा, E का वैल्यू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई lx एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सोचिए यहां पर एक समस्या है, क्या समस्या है कि कोई बोलेगा नहीं नहीं हम सिलेंडर को और थोड़ा बढ़ा लेंगे, बिकॉज हमारा वायर कैसा था, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग था, तो बोलेगा सिलेंडर को और बढ़ा लेंगे तो उसका लेंथ वेरी कर जाएगा, तो लेंथ वेरी करेगा, ज्यादा चार्ज आएगा। मान लीजिए मैंने जो लेंथ कंसिडर किया उसमें 5 कूलम का चार्ज को इनक्लोज किया। अब किसी का वायर अगर ज्यादा लंबा ले लेगा, सिलेंडर का हाइट ज्यादा लंबा ले लेगा, तो उसके अंदर ज्यादा चार्ज आएगा ना, तो दोनों का आंसर तो डिफर कर जाएगा। और वो ले ही सकता है बिकॉज जो तुम हमारा लाइन है वो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ कंसिडर करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ चलने से फायदा क्या हो गया, जैसे अगर कोई 10 किलो आलू खरीद रहा है और कोई 8 किलो आलू खरीद रहा है, तो जो 10 किलो आलू खरीदा है उसने ज्यादा पैसा चुकाया, जिसने 8 किलो आलू खरीदा उसने कम पैसा चुकाया। बट अगर पर किलो पे देखा जाए तो दोनों ने सेम पैसा चुकाया, इसलिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो E आएगा वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ दैट इज लैम्डा, सो इट इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा का मतलब हो गया Q बाई L दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। सो इट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई x एप्सिलॉन नॉट। so this is the electric field intensity at point x due to a line of charge, ठीक है। इसमें अगर आप ग्राफ बनाना चाहें E और x का तो कैसा होगा, ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन होगा, तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब दूसरा देखते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ड्यू टू वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन शीट, एक शीट के लिए हमें निकालना है, ठीक है, प्लेन शीट के लिए निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक शीट कंसिडर करते हैं पहले, शीट नहीं शीट है ना, तो ये एक शीट हो गया इस तरह से, शीट समझ रहे हैं, पेपर का भी एक शीट होता है, ये शीट हो गया, ठीक है। अब इसके कारण तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं, जब तक क्या नहीं करेंगे हम लोग,
इसको चार्ज नहीं करेंगे, इसको चार्ज दे दीजिए। चलिए पॉजिटिव चार्ज दे दिए। अगर नेगेटिव चार्ज देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें लाइंस बाहर निकलेगा, उसमें लाइन क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, बस ये डिफरेंस है। चलिए शीट में चार्ज दे दिए। अब इसको क्या करना है, इसको भी घेरना है, क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे इसको क्लोज करेंगे। मान लीजिए आप एक इस तरह का इतना चार्ज इसके अंदर आप इनगल्फ करना चाहते हैं, इतना चार्ज, ठीक, इतना चार्ज। तो सोचिए कि आपके पास शीट है, आपने एक यहां पर गोला बनाया, फ्रंट एंड पे एक गोला बनाया, फ्रंट एंड पे, तो पीछे भी एक गोला बनाना पड़ेगा। और उसका अगर छोटा सा हम कुछ थिकनेस कंसिडर करें, उस शीट का थिकनेस लें, तो दोनों गोला को एक लाइन से जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो यहां भी सॉरी एक क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, यहां भी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा आगे, और ये हो गया पीछे, ये हो गया पीछे, ठीक है। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां फिर वही कहानी, तीन इसका सरफेसेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, ऐसे पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है ना, निकल रहा है ऐसे। अब यहाँ पे तीन सरफेसेस है, एक सरफेस कर्व्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, यहाँ पर एक सरफेस होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, यहाँ पर एक सरफेस होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर तीन लेंगे, मान लेते ये हो गया DS1। अब DS1 वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इधर ले लिए DS2 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और इधर जा रहा है, यहाँ भी थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यहाँ इस सरफेस DS3 और DS2 के लिए हमारा 0 नहीं आएगा, मतलब एंगल 0 है बट डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का, तो cos 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E DS2 प्लस E DS3 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए DS3 क्या था, ये वाला एरिया था, और DS2 क्या था, ये वाला एरिया था। दोनों के एरिया सेम ही आएगा, बिकॉज दोनों सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट का टोटल एरिया निकलेगा जब इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका भी एरिया A ले लेते हैं, इसका भी एरिया A ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू A प्लस E इंटू A इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E2EA हो जाएगा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये शीट कैसा था, शीट के बारे में भी हम लोगों ने बोला इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है ना। तो यहां पे ये जो सर्कुलर पार्ट हम लिए, कोई बड़ा भी ले सकता था, कोई छोटा भी ले सकता था। तो हम लोगों ने जो सर्कुलर पार्ट कंसिडर किया, ठीक है, हम लोगों ने जो सर्कुलर पार्ट कंसिडर किया, उस सर्कुलर पार्ट का इसमें जितना भी चार्ज आएगा दैट इज चार्ज एरिया वाइज
आएगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे सरफेस काटा है जिसका एक एरिया होगा। जैसे इसके प्रीवियस में क्या था, लेंथ था, तो चार्ज लेंथ पे था, है ना, चार्ज लेंथ पे ऊपर स्प्रेड किया हुआ था, यहाँ चार्ज एरिया पर है। सो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सो इसको हम लोग लिखते हैं लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो हमारा E कितना हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा Q/A होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कोई फैक्टर नहीं है, कहीं भी निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा फॉर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये था सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आई होप कि ये दोनों एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका डेरिवेशन को भी आप देख लें, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इस पर और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं गॉस थ्योरम में आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।